स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते पर सहमति के एक दिन बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दिन हमारे राज्य और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन। भारत पाकिस्तान के समझौते के बाद भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि ना पाकिस्तान है। ये जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है। झूठ बोलना, छल करना, धोखा करना, ये इसके हथियार हैं। अब कल सीज फायर की सहमति होने के बावजूद भी इन्होंने उसका उल्लंघन किया। हमारा नेतृत्व पूरी तरह से इसके ऊपर निगाह रखे हुए है। हमारी फोर्सेस, तीनों फोर्सेस पूरी तरह से इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं और जिस समय जो करना होगा उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया? अब ये हमारा नेतृत्व विचार कर रहा है और नेतृत्व विचार करने के बाद ही जो देश के हित में होगा, जो भारत के हित में होगा, जो हिंदुस्तान के हित में होगा, वो करेंगे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। मैंने आपको बताया ना जी, हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश, इसलिए देश के हित में जो होगा वो करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये तय तो कर ही लिया गया कि अगर कोई उग्रवादी हमला होता है तो वो देश के ऊपर हमला माना जाएगा और उसका वैसे जवाब दिया जाएगा जैसा देश पे हमला करने पर दिया जाता है। और सर पाकिस्तान की तरफ से क्या? देखिए, पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादियों को पोषित करने वाला एक देश घोषित हो चुका है। पाकिस्तान भरोसे लायक, विश्वास लायक देश नहीं है, सारी दुनिया जानती है। और जो अभी जिस तरह की कल युद्ध विराम की घोषणा हुई है उसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से हमारा आग्रह है, क्योंकि हमने विपक्ष के नाते पूरा सहयोग और पूरा समर्थन अपने देश की फौज के साथ और अपने देश की सरकार को भी देने का कार्य किया। लेकिन क्योंकि अब कल युद्ध विराम का घोषणा की गई, अब समय आया है कि भारत सरकार तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि उस विशेष सत्र में एक स्वर से सभी
देशवासी हमारी सेना और फौज के पराक्रम और शौर्य का आभार व्यक्त कर सकें। जिस तरह की कार्रवाई सेना ने करी है उसका आभार व्यक्त कर सकें। पूरी दुनिया में हम संयुक्त एक संदेश एक स्वर से देशवासियों का जाए और उस संसद के सत्र में सरकार भी पहलगाम के आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और अमेरिका द्वारा युद्ध विराम की घोषणा तक सारे पहलुओं पर सरकार सारे पहलुओं को देश के बिंदुवार देश के सामने रखे और इस बात पर चर्चा हो कि आतंक और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, बिल्कुल जड़ से पूर्णतः समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या उठाए जा सकते हैं। तो इन बातों को लेकर विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का, ऐसा मैं मानता हूं कि देश हित में होगा। और जो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए, प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, क्योंकि पिछली बार जो बुलाई गई थी उसमें, तो अब की बार जो बुलाई जाए उसमें प्रधानमंत्री जी भी रहें। भारत पाकिस्तान समझौते पर पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि संघर्ष विराम को स्थायी बनाया जाएगा ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सकें। फायरिंग हुई है, यहाँ के कई लोग जो हैं अस्पताल में, कई लोग शेल्टर्स में, मगर ये उड़ी मुफ्ती साहब ने, पीडीपी ने इसको अमन का दरवाजा बनाया था, क्योंकि यहीं से रास्ता खुला था मुजफ्फराबाद का और अमन की पहली गाड़ी यहीं से लेके चले गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी सीज फायर हुआ है इसको परमानेंट किया जाए ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सके। मैम, यूएस की मीडिएशन पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में वो मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं उस पर कोई फैसला करूं। उस पर फैसला करने वाले दिल्ली में बैठे हैं। मगर साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसको एक बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई तीसरा आके हमें बोले कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेके एक प्रोसेस चलाना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, और देखना चाहिए क्या मसला है पाकिस्तान के साथ। कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, क्या है बताओ, क्या करना है तो उसको करना। और उसके साथ साथ पूरा ये जो खित्ता है हमारा, उसमें जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। मैम, आप भी बातचीत की वकालत करती रही हैं पहले, यूएस ने भी अब कहा कि कश्मीर को लेकर के बातचीत होनी चाहिए, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, यूएस क्या कहता है तो उसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन किस तरह बहाल हो, जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे रोका जाए, उसके लिए मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीज फायर और जो कुछ भी हो गया उसकी वजह से दिल्ली में भी लोग समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने की ज्यादा जरूरत है। एक आखिरी क्वेश्चन है, रिहेबिलिटेशन के लिए आप क्या डिमांड करेंगे सेंटर से, स्टेट से? बिल्कुल डिमांड ये है कि जो हमारे लोग, एक तो जो मारे गए हैं उनको तो खैर ऑलरेडी सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया, मगर जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर रहने के लायक नहीं, वो कहाँ जाएं? पहले तो उनको कहीं रहने की जगह देनी है परमानेंटली, उसके बाद उनके घर बनाने हैं। और इस वक्त जो शेल्टर्स में रह रहे हैं उनकी भी बड़ी दिक्कतें हैं। तो मैं समझती हूँ एक कंसोलिडेटेड अच्छा रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए ताकि उड़ी से लेके राजौरी, पुंछ, जम्मू तक जिनके भी घर तबाह हो गए हैं वो अपने घर बना सके और अपने घरों में इज्जत से रह सके। सीज फायर के स्वागत करती है आपकी? सीज फायर जो है बिल्कुल स्वागत करती हूँ मैं, तो आई हैव बीन आस्किंग फॉर इट, क्योंकि सीज फायर होगा तो हमारे बच्चे मरना बंद हो जाएंगे, हमारे अस्पतालों में लोग जख्मी जो भरे हुए हैं वो बंद हो जाएगा। तो सीज फायर कौन नहीं चाहेगा, हम तो अमन के साथ हैं। थैंक यू सो मच। भारत पाक के समझौते के बाद बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान को लेकर भी नेताओं में बहुत आक्रोश बना हुआ है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान नहीं, आतंकवाद के खिलाफ किया है। देखिए, पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है, जो मैं समझ पाया हूं। और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात कल के सीज फायर की, सीज फायर का भारत ने भी स्वागत किया, हमने भी माना, और हमने मानते हुए भी ये जरूर कहा कि हम अभी अगले कुछ घंटे तक इंतजार करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो
पीछे के अनुभव हैं, उस पे पाकिस्तान पे विश्वास करना सहसा बहुत मुश्किल होता है। सीज फायर पाकिस्तान के तरफ से बात की गई, भारत ने स्वीकार किया। फिर भी याद रहे कि हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था, वो हमने किया। उसके बाद पाकिस्तान से जहां जहां से अटैक हुआ, हमने उस जगह अटैक किया। हमारे भारत की सेना ने नागरिकों पे नहीं अटैक किया, एक फेक इंफॉर्मेशन फैलाया गया, मस्जिद उड़ाया, नहीं उड़ाया। भारत की सेना ने सिर्फ उसी को ध्वस्त किया जहां से उन्होंने अटैक किया। हमने उसका माकूल जवाब दिया। और आज भी सीज फायर करते हुए भी भारत की तरफ से स्पष्ट है कि एक भी आतंकवादी घटना युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। भारत दुनिया में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा और पूरे दुनिया में टॉप पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है भारत। तो हम तो शांति का पैगाम लेके चलते हैं, लेकिन अब ये नया भारत है। अगर कोई हमें आतंकवाद से झुकाना चाहे तो अब ये झुकने वाला नहीं है, बल्कि घर में घुस के भी सजा देगा। तो इन सारी चीजों को मैं इस रूप में देखता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी नीति है जिसमें एक समय तो ऐसा आया जब नागरिक विमान उड़ रहे थे, उनके आड़ में पाकिस्तान अटैक किया, तो उस समय अटैक नहीं किया भारत ने, क्योंकि नागरिक विमान को नुकसान न हो, इतना महानता। और उसके बाद भी भारत की सेना का जो पराक्रम दिखा है, सैल्यूट करते हैं हम लोग। सीज फायर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उल्लंघन हुआ तो हमारी सेना को फिर से ऑर्डर दिया गया, आप इसका जवाब दीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं थोड़े समय से कि ये सीज फायर हुआ है। अगर सीज फायर है तो हम उसका सम्मान करेंगे, अगर अटैक होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब। 22 अप्रैल को जो आतंकी आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, सिर्फ निहत्थे सैलानियों पे नहीं हुआ, भारत के ऊपर हुआ, उसका बदला लेने के लिए और पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए कि अपने देश में आतंकियों को पनाह देने का वो सिलसिला बंद करें, भारत सरकार को न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लेकिन संपूर्ण देश ने पूर्ण समर्थन दिया था और आज भी देते हैं। और हमारी सेना ने कर दिखाया, जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। हम सबको बड़ा फक्र और बड़ा नाज उसके ऊपर है। और पाकिस्तान ने जो बमबारी करी है सीज फायर होने के बाद, वो चिंता का विषय है। और जो सीज फायर की घोषणा अमेरिका के माध्यम से हो रही है, कश्मीर पर चर्चा की बात वो करते हैं न्यूट्रल साइट पर, ये आज तक 70 सालों में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। तो हम चाहते सरकार अपना मत स्पष्ट करे कि द्विपक्षीय अगर मामला चल रहा है, हमारी सेना को छूट दिया सरकार ने एक्शन लेने के लिए और हम लोग ले भी रहे हैं, उसके बाद अगर सीज फायर की बात भी होती है तो वो अमेरिका के माध्यम से क्यों हो रही है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है, चाहे सरकार किसी दल की रही हो। हमने हमेशा कहा है कि पीओके जो है, पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत का हिस्सा है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और कश्मीर मुस्लिम पर उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारा मसला है, इसको हम निपटाएंगे। लेकिन अब जो इंटरवेंशन साफ दिखाई दे रहा है अमेरिका का, वो मैं समझता हूँ उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। चूक होगी सरकार से, आप इसीलिए आप चाहते हैं विशेष सत्र हो, तो विशेष सत्र के अंदर ये बात आप रखेंगे। 1994 में कांग्रेस सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूरी पार्लियामेंट ने एक स्वर से कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसे वापस लेना चाहिए 1994 में। और उस स्टैंड पर कोई चेंज नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं पिछले 24 घंटे में, और हम तो चाहते हैं कि जो भारत की एकजुटता है, भारत में सभी दलों ने मिलकर सरकार का समर्थन किया पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ, वो समर्थन दुनिया को दिखे, 200 मुल्क दुनिया के देखे कि भारत एकजुट है। और प्रधानमंत्री जी को सब दलों को कॉन्फ्रेंस में लेने का काम करना चाहिए, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, एक स्पेशल सेशन बुलाएं इस पूरे मुद्दे पर, पहलगाम की घटना के ऊपर जो हमने एक्शन लिया उसके ऊपर, और जो सीज फायर हुआ उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। और सदन के अंदर बैठकर हम सब एक साथ बैठकर एक स्वर में बात बोलेंगे तो पूरी दुनिया हमारी बात को सुनेगी। इंदिरा जी को याद करना चाहिए, 50 साल पहले जब भारत इतना शक्तिशाली नहीं था, उस समय अमेरिका ने चेताया था इंदिरा जी को कि हम 7वां बेड़ा भेजेंगे बे ऑफ बंगाल में। एक बावजूद उसके उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी थी। और भारत ने
कभी आक्रमण नहीं किया, भारत ने कभी एग्रेशन नहीं किया, भारत ने कभी जमीन हड़पने का काम नहीं किया। लेकिन भारत की जो संप्रभुता और एकता पर अगर चैलेंज आता है तो भारत को उस जुबान में जवाब देना भी आता है। ये इंदिरा जी ने दिखाया था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और सांसद नगीना प्रबुद्ध और भाईचारा सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जो युद्ध हुआ, जो हालात बने, जिनकी जान गई है, उन 26 परिवारों को, जिनको पहलगाम में जिनके खून को जो है आतंकवादियों ने गिराने का काम किया, मैं उन सभी परिवारों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और मैं महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद उनके परिवार पर रहे और उनको दुख को सहने की शक्ति मिले। मैं जो शहीद हुए हैं दुश्मन की गोली से, चाहे आम नागरिक हो या शहीद जवान हो, शहीद जवानों के लिए तो मेरे मन में अपार श्रद्धा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो जिस तरह से अपनी जान की बाजी बॉर्डर पर लगाते हैं, उन्हीं की वजह से हम चैन से यहाँ घर में सो पाते हैं। इसलिए मैं भारतीय सेना को, अपनी उस भारतीय वीर सेना को, जिसने हमेशा हमारी रक्षा करने का काम किया, आप सबके माध्यम से ऐसे हाथ उठाकर मेरे साथ उस भारतीय सेना का धन्यवाद कीजिए, जिस भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया। स्वाधीनता संग्राम शहीद स्मारक समिति के तत्वाधान में शहीदों की याद में देश भर में लगने वाले एकमात्र मेले का उद्घाटन समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर किया और कैंडल जलाकर उन्हें नमन किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ललित कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह शहीद मेला हर साल 10 मई को हापुड़ में लगता है। शहीद मेले का उद्घाटन किया गया, क्या उद्देश्य? 1857 से जो गदर हुआ, उसके बाद ज्ञात और अज्ञात शहीदों की याद में ये शहीद मेला सन 1975 से लगातार लगाया जा रहा है। इसमें ज्ञात और अज्ञात शहीदों की याद में यहाँ भी इस पेड़ पर 4 लोगों को फांसी दी गई थी, उनकी याद में शहीद मेला लगाया जाता है। मेला कब तक? 1 महीने के लिए मेला है, 10 मई से उद्घाटन होता है और 10 जून तक ये मेला चलेगा। मेले में जो आयोजन रहते हैं किस तरीके के रहते हैं? मेरठ में मेले में सब तरह के आयोजन रहते हैं। इसमें कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, हर धर्म के हर समाज के कार्यक्रम यहाँ होते हैं। कवि सम्मेलन, मुशायरा, कव्वाली और शहीदों के नाम कार्यक्रम, इस तरह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन होते हैं। शासन और प्रशासन से भी प्रदर्शनी के आयोजन या आपके पर्यटन विभाग से या सांस्कृतिक विभाग से भी कार्यक्रम आते रहते हैं। वो सब कार्यक्रम प्रतिदिन यहाँ होंगे। तो इसके बारे में किसी को कोई मैसेज देना है कि इस मेले में आना चाहिए या किस तरह का? जो आज माहौल है, देशभक्ति का माहौल है, और जो सीमाओं पर जो एक तरह से टेंशन थी, जो आज बहुत कम हुई है, ये हम सबको जागरूक करने के लिए है। हम सब एक रहें, जागरूक रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और सभी हापुड़ की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि इस मेले में आकर अपना कुछ न कुछ सहयोग दें और भाग लें। उद्देश्य ये है कि 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उससे लेके आज तक जितने भी ज्ञात और अज्ञात शहीद हुए हैं, अज्ञात में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जिनके नाम हमें पता है उनको तो हम श्रद्धांजलि देते ही हैं, लेकिन जिनके नाम हमें पता नहीं है, उन्होंने भी अपनी शहादत दी है, उनकी भी शहादत कम नहीं है। तो इसलिए हम सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों की याद में 1 महीने का मेला जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया है, उसको हम लगाते हैं। पहले वो होते थे, अब हम हैं। और आने वाली, इसका मकसद ये भी है कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ की हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका एहसान हमें मानने के लिए, उनको याद करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कैंटर ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां एक पति ने पुलिस प्रशासन से अपनी पीड़ित पत्नी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल प्रमोद सहित नाम का एक युवक घर पर नहीं था कि तभी पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने प्रमोद की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित महिला परिवार सहित डीसीपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। और केस हुआ कि सवेरे 4 बजे हम शांति चिपरा चले जाते हैं और शांति चिपरा के बाद हम 5 बजे और चले गए, हमारी बहू रह गई और सवेरे 5 बजे गर्म खुल गया। हमारी भाभी आई, भाभी ने अपना पकड़ा के करा तो इसको छुड़ा दिया। हमारा दोनों बच्चा आ गया तो इसने उसको मारपीट करी। अभी आप थाने में आए हो, थाने वाले क्या कह रहे हैं? थाने में आए नहीं पाए तो उन्होंने पकड़वा दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी भाई ने और भाभी आई और बहू आई तो एप्लीकेशन तो ले रही और वहाँ में लिखा पड़ी कोई नहीं गई। क्यों कहीं ऐसा क्या केस है मन लिखा और FIR कर दी। नहीं, हमारी जो लिखी हुई जरिए हमारी कोई FIR नहीं। आज भी नहीं कर रहे हैं, आज यूँ कर रहे हैं हमारे कोई थाने में क्या उनका केस लिखा हुआ है और तुम यहाँ से थाने ले जाओ और तुम यहाँ बैठा ले जाओ। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।